अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारी आईपीसी की यानी इंडियन पिनल कोड मूल विधि की 8th वीडियो है। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। का यानी ए एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या यानी बी को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है ए ने अपराध किया। इसका मतलब ये कह रहा है कि ए ने बी को अरेस्ट कर लिया जिसने की हत्या की है बी ने, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें मतलब पूछा कि क्या केस होगा। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती, जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उनमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नो ऑफेंस। भारतीय दंड संहिता की धारा 79 यानी 79 के अनुसार विधि द्वारा न्यायानुमत द्वारा या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, अतः ए किसी अपराध का दोषी नहीं। इसका मतलब जो विधि द्वारा है यानी लॉफुल है, यानी गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया हुआ है और गवर्नमेंट का ही वो काम कर रहे हैं लॉ का, तो वह कोई अपराध के दोषी नहीं होंगे, क्योंकि जब उसने हत्या की है तो उसमें वारंट की ज़रूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक कुल्हाड़ी से उस स्थान पर लकड़ी काट रहा है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी छटक जाती है और उससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ए दोषी है। इसका मतलब ए किसी जगह पे लकड़ी काट रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे खेल रहे हैं, वहीं पे वो लकड़ी काट रहा है, तो उसमें बताना है कि और लकड़ी काटते काटते उसका जो आगे का लोहे का जो होता है खांचा वो चल जाता है और किसी बच्चे के लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह किस चीज़ का दोषी होगा, वो अपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी होगा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि उसने कोई सावधानी नहीं बरती और बच्चे जहाँ खेल रहे थे वहीं पे उसने जाके लकड़ी काटी, इस वजह से वह कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस का दोषी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है। इसका मतलब कोई बात अपराध नहीं है, कोई केस अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय ज्ञान के बिना विधिपूर्वक ढंग से तथा विधिपूर्वक साधनों द्वारा उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ की जाती है। इसका मतलब कोई भी बात अपराध नहीं है अगर वह एक्सीडेंटली हुई हो और विधि द्वारा, यानी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं थी हमें किसी को मारने की और विधि द्वारा सावधानी सारी बरती गई है, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इस केस में ए बच्चों के प्रति उचित सतर्कता एवं सावधानी न बरतने के कारण उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी होगा। इसका करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि उसने कोई सावधानी नहीं बरती, इस वजह से वह दोषी होगा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का। जैसे यहाँ देखिए एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मर जाता है, ए दोषी होगा। नो ऑफेंस, कोई अपराध नहीं है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के विधि पूर्व कार्य करने में दुर्घटना के दृष्टांत पर आधारित है, अतः किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। इसका मतलब अगर वह विधि को पूर्व काम कर रहा है और उसने सावधानियां सारी बरती हुई हैं तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक कामगार उचित चेतावनी देकर, मतलब एक वर्कर उचित उसने यानी वार्निंग दे दी है पहले ही, छत से बर्फ फेंकता है, एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है। मतलब वह ऊपर से बर्फ फेंक रहा है और उसने पहले ही उसको चेतावनी दे दी है, मतलब सभी लोगों को कि यहाँ से बर्फ फेंकी जा रही है, आप दूर रहें, तो वह क्या होगा, नो गिल्टी सिंस डेथ वाज एक्सीडेंटली। अगर वो मृत्यु आकस्मिक है, एक्सीडेंटली है, तो वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। मृत्यु आकस्मिक थी यानी एक्सीडेंटल थी, इसलिए दोषी नहीं है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में उल्लेखित है, यहाँ पर मृत्यु आकस्मिक है, अतः वह इस धारा के अंतर्गत बचाव प्राप्त कर सकता है। किस धारा के अंतर्गत, सेक्शन 80 के द्वारा। वह कह देगा कि मैंने सारी सावधानियां बरती थी, उससे समाधान मिल जाएगा। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड की कौन सी धारा कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित है, यानी एक्सीडेंटल है, वह किस में नहीं है, कौन सी धारा कहती है, वो सेक्शन 80 कहता है आईपीसी का। भारतीय दंड संहिता की धारा यानी सेक्शन 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है, विधि पूर्वक दुर्घटना के निम्न आवश्यक तत्व। इसका मतलब अगर लॉफुल तरीके से आप ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हैं तो आपको समाधान मिल जाएगा, आप पे कोई केस नहीं होगा, अपराध के आप दोषी नहीं होंगे। कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, मतलब आपकी कोई इंटेंशन जो थी उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, मतलब कोई भी आपराधिक इंटेंशन नहीं थी,
और आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। कार्य विधिपूर्ण प्रकार से और विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया हो, मतलब लॉफुल हो, लॉफुल सोर्सेज के द्वारा किया गया हो, तो आप क्रिमिनल नहीं है, आप आप पे दोषी नहीं है। कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो, मीन्स काम करने के समय उन्होंने वार्निंग दे दी थी, बता दिया था, नोटिस बोर्ड चिपका दिया था कि मैन एट वर्क, और जो भी सतर्कता का साधन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसके द्वारा। तथा कार्य विधिपूर्ण हो यानी लॉफुल हो। सेक्शन 78 में न्यायाधीश के निर्णय या आदेश के अनुसार में किया गया कार्य और 79 में विधि द्वारा न्यायानुत कृत्य को एक प्रतिरक्षा माना गया है। यानी अगर न्यायाधीश जैसे ऑर्डर वगैरह देते हैं उस टाइम किया गया कार्य तो कोई वह अपराध नहीं है। अब देख लिए, अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है, यानी वही आगे से निकल जाता है उसका। यहाँ यदि एक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो एक्स, इसका मतलब उसने सारी सावधानियां बरती थी, तो उसका आंसर होगा, इसका क्या होगा, नो एक्सक्यूजेबल एंड नो ऑफेंस, क्षमा योग्य नहीं है, अपराध है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्षमा योग्य है, अपराध नहीं है, यानी उसने सारी सावधानियां बरती थी। एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन के साथ, एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 8060 की धारा 80 के अनुसार क्षमा योग्य है और अपराध नहीं है, क्योंकि एक्स की ओर से उचित सावधानी का अभाव नहीं था, यानी सारी सावधानियां बरती गई थी। इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मैंसीरिया, आरबी प्रिंस बिल्कुल सही है, इंसेंसिटिविटी, एमसी नोटिन केस सही है, इंटॉक्सिकेशन, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट गलत आंसर ये है, यानी इसका करेक्ट आंसर ये है, इसके साथ ये मैच नहीं करता है। देखते हैं हमारी इसकी डिटेल। दुराशा यानी मैंसीरिया, आर बना प्रिंस, चित्त विकृत इंसेंसिटी, ये मैकनाटेन का बाद, मत्तता यानी इंटॉक्सिकेशन, वासुदेव बना पेप्सू राज्य, डीपीपी बना वियर नशे से संबंधित है, यानी ये वाला नशे से संबंधित है। आवश्यकता से संबंधित प्रमुख बाद आर बना डेडले एंड स्टीफन है, यानी ये आवश्यक नेसेसिटी से आर बना डेडले एवं स्टीफन है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक 7 वर्ष से कम आयु का बालक, अगर कोई भी बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का है और वह कोई क्राइम करता है तो वह क्या, उसको क्या बोले जाएंगे, अपराध करने पूर्णतः अक्षम, यानी एब्सोल्युटली डोरी इनकैपेक्स। करेक्ट आंसर इज ए। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक दायित्व से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करती है, अर्थात शिशु को अपराध करने से पूर्णतः अक्षम यानी डोली इनकैपेक्स माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और आप ये भी याद कर लें, इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 82 यूपीपीसीएसजे 2016 का क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर संबंधित है, किससे संबंधित है, सेक्शन 154 केवल संज्ञेय अपराध से, यानी कॉग्निजेबल, ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस से। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 यानी सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा यानी अगर सेक्शन 155 असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी अपराध के विषय में इत्तला और ऐसे मामलों का निरीक्षण से संबंधित है, मतलब उससे रिलेटेड है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया, ट्रेसपास नहीं, हाउस ट्रेसपास नहीं, हाउस ब्रेकिंग करेक्ट आंसर सी। उक्त समस्या में रामू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंतर्गत सेंधमारी गृह वेदन हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया है, करेक्ट आंसर इज सी। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में क्या है, अप्रकृतिक अपराध। इसमें बताया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में अप्रकृतिक यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया था, अब तो ये खत्म कर दी गई है। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से पुरुष, महिला या पशुओं के साथ अप्रकृतिक यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास के दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान था।
नवतेज सिंह जौहर बना भारत सरकार 2018 सुको के मामले में, मतलब इसके मामले में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को रद्द कर दिया गया, यानी धारा खत्म कर दी गई। कोई भी इस तरीके से संबंध बना सकता है। छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? सेक्शन 417 यानी 417 यानी 417 से। भारतीय दंड संहिता की धारा 417 छल यानी फ्रॉड करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जो कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी बाती की कार्रवाई जिसकी अवधि 1 वर्ष तक का मतलब मैक्सिमम 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा, यानी किया जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में यानी डिटेंशन में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? मतलब बिना वारंट के आप 24 घंटे तक ही रख सकते हैं। बिना वारंट गिरफ्तार किए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना, यानी अगर विशेष आदेश यानी नहीं है, पुलिस अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में निरुद्ध रखने की अधिकतम अवधि 24 घंटे यानी 24 आवर हो सकती है। किंतु इस निरुद्धकाल यानी डिटेंशन पीरियड, जो डिटेंशन पीरियड की गणना में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाने में की गई यात्रा के समय में कोई गणना नहीं की जाएगी। सेक्शन 57 कहता है। इसका मतलब ये कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है अभी, यानी अभी समथिंग 10 बजे और आपको थाने में 12 बजे ले जाया गया, तो आपका थाना जिस टाइम आपका केस रजिस्टर्ड जब होगा आपका टाइम वहाँ से काउंट होगा, ना कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने तक। इसका मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेश करना है, लेकिन इसमें जो ले जाने का टाइम काउंट नहीं होता है। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? मतलब वो सेकंड क्लास के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कब तक के लिए यानी क्या सजा दे सकते हैं? 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास, मतलब मैक्सिमम 1 वर्ष तक के लिए वह सजा दे सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 सबसेक्शन 3 के अनुसार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय यानी सेकंड क्लास का जो न्यायालय होगा मजिस्ट्रेट का 1 वर्ष तक की अवधि की कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है, यानी सीआरपीसी के अंतर्गत जांच की जाती है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। कौन करेगा? तो मजिस्ट्रेट करेगा या न्यायालय द्वारा करेगा। जांच यानी इंक्वायरी से अभिप्रेत है विचारण से निम्न भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। धारा 26 यानी 6 अतः स्पष्ट है कि जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। विचारण यानी विचारण का मतलब है ट्रायल शब्द संहिता की धारा 26 यानी 26 में प्रयोग किया जा गया है, किंतु इस प्रत्येक परिभाषित नहीं किया गया है। समांतर मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किसी आपराधिक अभियोग को सिद्ध या असिद्ध करने की पूर्ण प्रक्रिया विचारण कहलाती है, यानी ये भी सिद्ध नहीं हुआ है और ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कारावास के लिए दंड की सजा दे सकता है, यानी कितने वर्ष तक दे सकता है? मतलब 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता, मैक्सिमम 7 साल तक दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 सबसेक्शन 1 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास के दंड की सजा दे सकते हैं। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। किस सेक्शन के द्वारा? 29 सबसेक्शन 1। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? यानी जब हम क्रिमिनल जो क्राइम की जो जांच होती है उस टाइम ये जो डीएनए टेस्ट क्या करता है, क्या सिद्ध करता है? जैविक साक्ष्यों से अपराध की पहचान, यानी जो साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, जैविक एविडेंस जो होते हैं बायोलॉजिकल, उनसे अपराधी की पहचान होती है। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट जैविक साक्ष्यों से अपराध की पहचान सिद्ध करता है। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? इसका मतलब बताना है कि पसीना जो है वह किस जांच में स्वीकार किया जाता है, यानी ब्लड जांच में, लाई डिटेक्टर जांच में, उपरोक्त में से कोई नहीं, डीएनए जांच में। इसका करेक्ट आंसर डीएनए टेस्ट में। करेक्ट आंसर इज बी। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में डीएनए जांच में स्वीकार किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त ए ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकृति कन्फेशन की। साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट 1872 की किस धारा के अनुसार यह स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? उसके विरुद्ध केस में साबित की जा सकती है सेक्शन 26 में। पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त ए ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति कन्फेशन की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा सेक्शन 26 के अनुसार यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक फरार अपराधी वह होता है जिसके विरुद्ध धारा यानी सेक्शन 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो। एक फरार अपराधी वह होता है जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी है कि फरार है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर कैदी शनाख्त अधिनियम एक्ट की धारा 4 व 6 के यानी 4 और 6 सेक्शन 4 और 6 के अधीन अपराध का विचारण करता है। मतलब कौन विचारण करता है? जो आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर, जो कैदी की शनाख्त कौन करता है, किस धारा के अंतर्गत? 4 और 6 के द्वारा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यानी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो उसकी शनाख्त करता है। कैदी शनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 यानी सेक्शन 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? मतलब दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। दहेज लेना एवं देना दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष के कारावास के साथ में कम से कम 15,000 रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार हो, इनमें से जो ज़्यादा हो कि जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। मतलब मैक्सिमम 5 वर्ष या फिर उपहार या फिर 15,000 जो जिसमें जो ज़्यादा हो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर है। धारा सेक्शन यानी 3 यानी जो उपहार दिया जाएगा नहीं जो गिफ्ट दिया जाएगा वर वधू को वो है नहीं आएगा दहेज में। दहेज अपराध यानी सेक्शन 304B यानी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? ये हमें बताना है किसके द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर इसी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, यूपीएसआई 2011 का क्वेश्चन है ये। यदि किसी महिला की मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत हुई यानी दहेज के लिए की गई है, तब ऐसे अपराध को दहेज मृत्यु माना जाएगा एवं उसकी विवेचना एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये आप याद कर लें। दहेज मृत्यु किसमें? 304 यानी 304B। निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक घोषित कर दी गई? यानी जो इंडियन पिनल कोड की धारा थी 14 व 21 वह असंवैधानिक, जो इंडियन पिनल कोड की धारा 303 थी वह जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार कर दी गई। वह बताते हैं धारा वह है 303। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया गया क्योंकि यह धारा आजीवन सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करती है जो संविधान के नियमों के उल्लंघन में है। मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट का मीन्स होता है उकसाने के लिए। जो जैसे अगर किसी ने आत्महत्या की और वह आत्महत्या किसी के उकसावे में की, किसी ने उकसाया उसको, तो उस व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगी वह किसके द्वारा मिलेगी? सेक्शन 306 ये बताता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण यानी उकसाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी है। यानी 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है, वह आर्थिक दंड से भी
जुर्मानित किया जाएगा। आईपीसी की धारा 306 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्परिणाम करेगा यानी उकसावा जो भी है वह किसी भी तरह के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट ग्रीवियंस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? इसमें 8 प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है। आप नोट डाउन कर लें क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट भी ले लें। यूपीएससी मेंस 2011 का क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोर उपति गहरी चोट की 8 किस्मों को बताया गया है। पहला, पुसत अवहरण। दूसरा, दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद यानी कोई भी एक आंख फोड़ देना। तीसरा, दोनों में से किसी भी कान या श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, कोई भी कान को पर्दा वर्दा फाड़ देना। चौथा, किसी भी अंग या जोड़ या विच्छेद, कोई भी अंग खरी का तोड़ देना। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हास। छठा, सिर या चेहरे का स्थायी विद्युतीकरण। सातवां, अस्थि या दांत का भंग या विषधान। आठवां, कोई उपति जो जीवन को संकट पात्र करती है यानी जो जीवन में संकट उत्पन्न करेगी, अगर ऐसी उन्होंने चोट पहुंचाई है तो उससे दोषी होगा, या जिसके कारण घायल व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। यानी अगर उसने उसको चोट पहुंचाई है 20 दिन तक वह बेड पर ही रहता है और बहुत गंभीर कंडीशन में रहता है या अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ है, तो वह उन्हीं चोटों के अंदर आएगा जो 8 प्रकार की चोट दी गई हैं। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? वो सेक्शन 141 में दिया गया है और इसके लिए मिनिमम 5% की जरूरत होती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पीनल कोड की धारा सेक्शन 141 के अनुसार 141 के अनुसार 5 या 5 से अधिक यानी मिनिमम 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है, कहा जाता है। यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव घटित हुआ है इस धारा में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य धारण करते हों। धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। अगर विधि विरुद्ध जमाव है तो 141, 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 146 बलवा करना तथा धारा 149 में विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया अपराध का दोषी है के संबंध में प्रावधान किया गया। यानी अगर बोले कॉमन इंटेंशन तो सेक्शन 34 और कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। थाना पुलिस निम्नांकित में से किसकी आशंका होने पर दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 107/116 की कार्रवाई करती है यानी शांति भंग। अगर कोई शांति भंग करता है तो उस पर सेक्शन सीआरपीसी का ये लगता है 107/116। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 की कार्रवाई पुलिस अधिकारी द्वारा शांति भंग करने में की जाती है। धारा 107 के अनुसार अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति संबंधित है। धारा 116 के अनुसार इत्तला की सच्चाई के बारे में भी जांच से संबंधित है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है यानी सबॉर्डिनेट होते हैं, यानी किसके अंडर आते हैं? वह मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट के। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं यानी सबॉर्डिनेट होते हैं यानी अंडर होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यानी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं और पीठासीन जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी कौन नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यानी किसके द्वारा? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा सेक्शन 11 के अनुसार प्रथम और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना एवं ऐसे न्यायालयों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था की गई है। न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। जो न्यायालयों की जो स्थापना की जाएगी वह राज्य सरकार द्वारा की जाएगी
और उनमें जो नियुक्ति की जाएगी वह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, घोर उपपत्ति की कितनी किस्में वर्णित है, यानी जो गहरी चोटें हैं वह 8 प्रकार की। धारा 320 भारतीय दंड संहिता से है। करेक्ट आंसर इज बी 8। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 307 4A में वर्णित है, किस में वर्णित है? धारा 304A। ये हमें बताना है कि 304A किस में वर्णित है, इसमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर है बी, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गर्भपात कारित करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? गर्भपात धारण करना भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार जो भी कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कारित करेगा और यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कारित न किया गया हो तो उसे किसी एक अवधि के कारावास से जिसके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब यह है अगर कोई गर्भपात करता है, हो सकता है गर्भपात कई बार इसलिए भी किया जा सकता है जिससे कि जो महिला उसकी जान बच सके, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से और किसी का कारण गर्भपात करा रहे, तो आपको यह सजा दी जाएगी। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 312 312। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितने धाराएं हैं? कुल धारा 18 हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल 18 धाराएं हैं। जमानती एवं गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? यानी जमानती एवं गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? यानी जो जमानती हैं, जिनकी जमानत हो सकती है, जिनमें नहीं हो सकती है, वह अनुसूची 1 में दी गई है। जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में दी गई है, यानी जो CRPC की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का यानी 2 सबसेक्शन A के अनुसार जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है, यानी जिसमें जमानत हो सकती है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है, यानी दूसरा अपराध, जबकि द्वितीय अनुसूची में प्रारूप दिए गए हैं। धारा 106 में 2 सिद्ध पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति तथा धारा 110 में अव्यांशिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। ये हमारे मोर देन 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइज, इसी तरह के और भी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल लीगल स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।